नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई अपने कामों को कर रहे होंगे। आज साथियों हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के 5वें चैप्टर के बारे में, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक से मतलब लिया गया है। ठीक है, यह क्लास 7 का जियोग्राफी का 5वां चैप्टर है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है साथियों, इस चैप्टर का नाम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं यह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर करा दूँ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ है पत्थर। देखिए, ग्रीक भाषा में एक लिथस नाम का शब्द है। ठीक, इसका अर्थ होता है दोस्तों पत्थर। इसका अर्थ क्या होता है? पत्थर। इसको स्टोन भी इंग्लिश में बोल सकते हैं आप। देखिए, एटमास का अर्थ होता है वाष्प। दूसरा है एटमास है जो इसका अर्थ होगा वाष्प। ठीक है, हाउडर का अर्थ होता है जल और बरोरा का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये तो कुछ शब्द थे ग्रीक भाषा में जो आपको लगभग अगर याद कर लेंगे तो और अच्छा। कभी कभी एग्जाम में यह पूछता भी है। जैसे लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और हार्डर का अर्थ है जल और बयोरा का अर्थ है जीवन। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि पृथ्वी जो है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो हैं वो सारी चीज़ पृथ्वी पर मौजूद है। जैसे कि आप भूमि ले लीजिए, जल तथा वायु, ठीक है, पृथ्वी इत्यादि जो हैं वो पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पर हम रह सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। ऐसा भाग जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? भूमंडल। ठीक है, ऐसी बात तो है नहीं कोई जल में रहता हो मानव। देखिए आगे है गैस की परतें जो हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, गैसों की कुछ परत है जो पृथ्वी के चारों ओर एक तरीके से घेरती हैं। ठीक है, या पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई होती हैं, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आगे बता रहा है दोस्तों कि जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें गैसें पाई जाती हैं और पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, 72 भाग पर एक तरीके से आपका मानिए तो 72% जल है। ठीक है, 28% ही भूमि पाई जाती है और जल का जो पृथ्वी पर एक बड़े भाग में पूरा जल ही जल है जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है कि जल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प इत्यादि जो हैं वो सम्मिलित हैं। और जीवमंडल एक जो है दोस्तों वो सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा का एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जा सकते हैं दोस्तों। आगे बता रहा है कि आपकी पहली हेडिंग के बारे में चर्चा कर रहा है भूमंडल। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है भूमंडल। ठीक है बच्चों, तो देखिए पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। मतलब पृथ्वी का जहाँ भी मतलब कोई ठोस भाग है, ऐसा नहीं कि बर्फ़। ठीक है, भूमि से मतलब जिसमें मिट्टी हो उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की
पतली परतों से बना होना चाहिए, ठीक है, बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से आप जान सकते हैं, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपको चित्र 5.1 में 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री का जल सभी जगह समान होता है, अर्थात स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता है, जिसे शून्य तक मापा जा सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर देखिए सब हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये देखिए ये अपना एशिया है, ठीक है। ये जितना पीले पीले में ये सब अपना एशिया है। अब बाकी ये सब जितना भी है, ये सब नीले नीले कलर का ये सब महासागर है। ये देखिए छोटा सा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके बाद ये दक्षिण अमेरिका है, ये यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये उत्तर अमेरिका है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, एक एक करके, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर है, ठीक। और यहाँ पर जो मतलब बताया गया है दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया, जिसमें अमेजन नदी के बारे में, आप अमेजन जंगल के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। और ये जो रेखा गई है दोस्तों इस तरीके से, ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है, ठीक है। और जो बीचों बीच गई है, ये जो रेखा होती है विषुवत रेखा है, ठीक। आगे और दिखाते हैं हम आप लोग को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। ये जो कौन सी है? विषुवत रेखा है। और यहाँ पर जो है एक कर्क रेखा है, ठीक है। ये देखिए अटलांटिक महासागर है। ये जितने नीले नीले हैं सब अटलांटिक महासागर हैं। और यहाँ पर देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये जितने मतलब इस रंग से रंगा है वो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। इसमें उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये तमाम पर्वत हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्कटिक महासागर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा सुना होगा। देखिए आर्कटिक महासागर बहुत ही बड़ा महासागर ये भी है, ठीक है। इसके नीचे देखिए यूरोप है, फिर देखिए अल्पस भी यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है आपको। फिर यहाँ पर भूमध्य सागर है, इसका भी काफ़ी नाम आता है भूमध्य सागर का, ठीक है। आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोग को कि आप लोगों ने यूराल पर्वत का नाम सुना होगा। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए ये आपका यूराल पर्वत है, ठीक है। ये सब एशिया में पड़ता है। फिर एशिया आप देख ही रहे हैं। इसके नीचे दिखा रहा है दोस्तों तिब्बत का पठार, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तिब्बत का पठार। फिर पर्वत हिमालय, ये देखिए आपका ये भारत है, ठीक है। ये भारत आगे तक यहाँ तक बना है, जो भी बना होगा यहाँ तक, ठीक है। ये भारत है, लेकिन देखिए भारत के जैसे इसका हल्का हल्का, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है? श्रीलंका, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में काफ़ी सारी चीज़ें जानी। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये सब ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेस सैंडी डेजर्ट, प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है महासागर की दृष्टि से, वो प्रशांत महासागर है, ठीक है। का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,000, ठीक है, 11,022, यानी समथिंग बहुत गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर से ज़्यादा, 11 किलोमीटर और 22 मीटर, इतना गहरा है दोस्तों। 11,000 यानी कि 11 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा है। क्या अपने
कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि जो पृथ्वी की गहराई है इसके ऊंचे वाले भाग से ज़्यादा हो सकती है? देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के एडमांड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी का सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हो गए थे, ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों, जापान की जुर्को जो तेबई हैं वो विश्व की पहली महिला थी और जिसने 16 मई सन 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। देखिए दोस्तों, जापान के जुंको ताबेई विश्व की ऐसी जुंको जो ताबेई हैं ये विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये दोनों लोग के बारे में आप लोग खूब बढ़िया से याद कर लीजिए। पहला जुंको ताबेई और दूसरा बछेंद्री पाल। जुंको ताबेई एवरेस्ट पर पहला कदम कब रखी थी? तो 16 मई 1975, ठीक। फिर 16 मई में आप थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, 16 4 20 7 और जोड़ दीजिए 23 मई 1984। ये 1975 में 1984 में, ठीक है। ये दोनों लोगों ने दोनों लेडीज ही थी एक तरीके से और इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। एक जापान की थी, एक अपने भारत की थी। भारत का भी कम नाम नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, महाद्वीप के बारे में वो हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है महाद्वीप, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलाशयों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक, ठीक है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो पहला आपका पहले नंबर पर एशिया, ठीक है। पहले नंबर पर आपका एशिया आता है जिसमें हम लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूरोप, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है दूसरे नंबर पर क्या आता है? यूरोप, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका बस याद कर लीजिए, ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया तथा उसके बाद आता है अंटार्कटिक। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने अभी सब सारी चीज़ों पर चर्चा किया है, वो जितने भी थे सब महाद्वीप ही थे, ठीक है। आगे है कि देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। यह महाद्वीप जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग तथा यूरोप प्लस एशिया इसको कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों कि यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। यूरोप देखिए एशिया में बहुत छोटा है, एशिया से काफ़ी छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित होता है। आर्कटिक जो है वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आर्कटिक घिरा हुआ है। विश्व के जो मानचित्र को आप देख सकते हैं एवं इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप अगर विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो इन सब की स्थिति का पता लग जाएगा। आगे बता रहा है दोस्तों, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाओं से गुजरती है।
जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा, ये तीनों से होकर गुजरती हैं। जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो स्थित है दोस्तों अफ्रीका में। ठीक है, आगे बता रहा है कि यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील मानी जाती है। और यह कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह अफ्रीका से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है तथा विषुवत वृत्त है, इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे पनामा स्थल संधि भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों कि यह महाद्वीप जो है वो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। और क्या आप इन महासागरों के नाम जान सकते हैं? नाम बता सकते हैं? तो आप लोग सोच कर बताइएगा कौन कौन से महासागर हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ स्थित होता है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित होता है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के बारे में जैसा कि मैंने मानचित्र में बताया था, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर पूरा फैली हुई है। चित्र 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। अमेजन नदी है दोस्तों, तो उसी के साथ अमेजन जंगल भी है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और लगभग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उसी जंगल से प्राप्त होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ के से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अगला बता रहा है दोस्तों, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव जो है वो क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थाई मानव जो है वो अस्थाई मानव निवास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं, और भारत के भी यहाँ पर शोध केंद्र संस्थान हैं, और इनके नाम हैं मंत्री, ठीक है, तथा दक्षिण गंगोत्री। इनके दोस्तों 2 नाम हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर स्थित हैं, संस्थान बनाए गए हैं। देखिए, जलमंडल क्या होता है? देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और लगभग पृथ्वी का 71% अब 72% हो गया है। ठीक है, जो भाग है वो जल तथा 29% जो भाग है वो क्या होता है? स्थल होता है। जलमंडल में नदी के सभी रूपों उपस्थित है। इसमें महासागरों एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह कितना अधिक खारा होता है कि ये दोस्तों काफ़ी खारा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम समझाया है, 97.5%। ठीक है, ये महासागर में है, और 2.5% जो जल है वो अलवण है। ठीक है, यानी जो 97.5% जो जल है वो लवड़ी है, और केवल 2 ही 3% ऐसे जल हैं जो अलवड़ी हैं। ठीक है,
अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे क्या बता रहा है। देखिए आगे यह बता रहा है दोस्तों कि मानव के उपयोग में यह नहीं आ सकता और शेष जल का बहुत बड़ा भाग, ठीक है, बर्फ की परतों एवं महानदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक, आगे बता रहा है जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, यही मेन कारण है कि हम आज भी जो पानी की किल्लत है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे दोस्तों चर्चा करेंगे महासागर के बारे में। तो क्या होते हैं महासागर, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो महासागर है जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है, तथा आर्कटिक महासागर। इस टाइम 5 हो गए हैं, लेकिन पहले 4 ही थे। ठीक है, अगला हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। जो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर, यानी लगभग पूरे भाग पर, एक भाग पर इसका कब्जा है इसका। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे गहरा भाग पृथ्वी का मतलब कौन सा है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त। देखिए दोस्तों, आगे बता रहा है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। और चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो आप लोग देखकर अच्छी तरीके से स्थिति का पता लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये है बेलफास्ट, ये है डबलिन और यह है तंदूरित तटरेखा। ये तंदूरित तटरेखा पर ये सब मतलब हैं, स्थित हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। ठीक है, और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर की तटरेखा, ठीक है, बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्याप्त महासागर है। हिंद महासागर जो है दोस्तों, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर जो है वो लगभग त्रिभुजाकार है और उत्तर में एशिया, पश्चिमी में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पर यह स्थित होता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिक जो महाद्वीप है में से उत्तर की ओर 60% दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला हुआ भी है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित होता है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी आप जान सकते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशियन से घिरा हुआ है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है के चारों ओर गैस की एक परत पाई जाती है, उसी को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायु की यह पतली परत जो है इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल में बांटा जाता है। मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे नीचे कौन सा होता है। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल होता है। इसके ऊपर दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आप लोग देख सकें। पहला क्या होता है, क्षोभ मंडल। इसके बाद आता है समताप मंडल। फिर दोस्तों आता है उसके बाद मध्य मंडल। ठीक है। उसके ऊपर आता है आयन मंडल और फिर उसके ऊपर आता है बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी जो वायुमंडल होता है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में यह बहुत ऊंचाई तक नहीं होता है जो क्षोभ मंडल होता है। तो यह दोस्तों वायुमंडल की विभिन्न परतें थी। ठीक है। इस परत से होकर मतलब पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है। सबसे बाहरी आवरण बहिर्मंडल का होता है और जो शुरुआती आवरण होता है वो क्षोभ मंडल का होता है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। ठीक है। जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा जो होती है 1% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है और जबकि जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है। ठीक है। लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा जोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसमें पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है। यह पौधों की जो वृद्धि है के लिए भी आवश्यक होती है। और बता रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह जो घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, जिसे जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग ऊपर वायुमंडल की तरफ बढ़ते जाते हैं इसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों और तथा पर्वतों को हवा के घनत्व से भी कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। जब आप पर्वतों पर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। जो उच्च वायु का जो दाब होता है दोस्तों वो निम्न दाब की ओर बहती जाती है। ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों जीवमंडल के बारे में। क्या होते हैं जीवमंडल, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, जीवमंडल जो है वो स्थल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग होता है दोस्तों जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से होकर बड़े स्तनधारियों के आकार तक पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, जीवमंडल के जो प्राणी हैं, ठीक है, को मुख्यतः 2 भागों जंतु एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। और पृथ्वी के ये तीनों जो परिमंडल हैं आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को
किस्सा ने एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह हैं का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलें जो हैं, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जो है जल के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे बता रहा है दोस्तों कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का जो उत्सर्जित वायु है, ठीक है, को प्रदूषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तमाम तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जा सकता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के जो बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन को सीमित तक उपयोग की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं हम लोगों ने जीवमंडल के बारे में भी खूब डिटेल में समझा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं वो सभी आपको मिलती रहें, ठीक है, और आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर है आपको खूब समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।